पिछले क्लास में क्या ख़त्म किए थे? ख़त्म हो गया था ना सारा। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन। क्या करेंगे? देखो, अगर तुम कहीं पे भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो उससे पहले आरएनए वर्ल्ड आता है, ठीक है ना। जो टॉपिक हम जहाँ तक एंड किए थे उसके बाद कौन आएगा? आरएनए वर्ल्ड आएगा। लेकिन हम लोग आरएनए वर्ल्ड को थोड़ा आगे समझेंगे, उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे? डीएनए रिप्लिकेशन। तो आज का टॉपिक क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेशन। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बताओ, थोड़ा सा बताओ। कॉपी क्या है? यानी क्या? एक डीएनए से कितना है? 1 डीएनए से 2 डीएनए, यही ना है जी। इसी को क्या बोलेंगे? रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन। अब मानो कि रिप्लिकेशन होता कैसे है, ये प्रोसेस हम लोग जानेंगे। देखो, सेल डिवाइड होता है। क्या होता है? सेल। सेल में क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनता है ना। चलो पहले हम लोग किसको लेके चलेंगे व्यू में? एक सेल से 2 सेल। देखो, 1 सेल से क्या? 2 सेल। देखो, एक सेल से 2 सेल बन रहा, ठीक है। एक सेल डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 2 सेल बना रहा, तो इसके पास तो कितना डीएनए है? एक डीएनए है। और लेकिन वो दूसरा सेल जो 2 सेल बनेगा उसके पास कितना डीएनए होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिप्लिकेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कैसे करेंगे? देखो थोड़ा सा सोचो। ये मान लो कि ये सेल है, इसका डीएनए हुआ। अभी सेल डिवाइड किया तो 2 सेल हो गया जी। तो एक डीएनए और दूसरा डीएनए, तो क्या हुआ? रिप्लिकेशन किया कि नहीं किया? किया ना। तो नया सेल से क्या बना? तो ये जो डीएनए जो बना वो किससे बना? यानी किससे बना? जो पहले डीएनए था उसी के डीएनए से न बना। यानी क्या क्या? ये डीएनए रिप्लिकेट किया होगा। मतलब कि सेल डिवाइड के समय क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है, क्योंकि उसको एक सेल से 2 सेल बनाना है। और जब 2 सेल बनेगा तो 2 डीएनए चाहिए। तो उसी डीएनए से, उसी पुराना डीएनए से क्या बनेगा? नया डीएनए बनेगा। यानी कब होगा ये चीज़? रेप्लिकेशन का प्रोसेस कब चलेगा? यानी कि सेल डिवीजन के समय। नॉर्मल कंडीशन में चलेगा? नहीं चलेगा। कब चलेगा? सेल डिवीजन के समय में। चलो लिखना है तो लिखो ऐसे करके। अब देखो, ये जो पुराना सेल है, ओल्ड सेल, क्या बाबू? ओल्ड सेल। ओल्ड सेल जो क्या किया बताओ? ओल्ड सेल क्या बनाया? न्यू सेल, न्यू डीएनए बनाया। जब ओल्ड सेल न्यू डीएनए बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। चलो लिख लो। समझ में आया कुछ? चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्लिकेशन नीड ओनली कहाँ? सेल डिवीजन टाइम। यानी रिप्लिकेशन का जरूरत हमको कब पड़ेगा? क्योंकि नॉर्मली सेल है तो उसके पास डीएनए है, तो अभी उसको कोई ज़रूरत है? जब हम उस सेल को डिवाइड कराएंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो एक तो डीएनए आएगा, दूसरा डीएनए बनेगा। यानी डिवीजन के समय किसका जरूरत होता है? रेप्लिकेशन का। यानी सिंपल से याद करना, डबल करने को क्या बोलते हैं बताओ? रिप्लिकेशन बोलते हैं। डबल करने की प्रोसेस को रिप्लिकेशन बोलते हैं। हो गया? बिठा दे।
यूकैरियोट में रिप्लिकेशन कहाँ पे होगा? शुरू में बता चुके हैं, जल्दी बताओ। किस फेज में? चलो लिखो, पहले समझाते हैं। एस फेज, एस फेज समझाते तुम लोग को? याद नहीं है ना? लिखो एस फेज, इसको याद करना। बताते हैं एस फेज क्या होता है। देखो जल्दी। हो गया? चलो इस टर्म को हम क्लियर करते हैं। चलो देखो जल्दी, क्या है बाबू? इन यूकैरियोट, सबसे पहले क्या? यूकैरियोट। यूकैरियोट में कौन आ गया? प्लांट। और कौन आ गया? एनिमल। ये तो क्लियर हो गया, प्लांट और एनिमल। यानी कि इसमें जो चलेगा सेल डिवीजन का क्या चलेगा? साइकिल चलेगा। क्या चलेगा? साइकिल। तो देखो यूकैरियोट का जब बात करेंगे तो सेल साइकिल चलेगा। सेल साइकिल में फेज होता है G1, S और G2 फेज। तो इस S में क्या चलता है बताओ? रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यानी S फेज आएगा तो रिप्लिकेशन क्या करेगा बताओ? यहाँ पे पहले एक डीएनए होगा, एक डीएनए, फिर इससे क्या बनेगा? रिप्लिकेशन होगा तो 2 डीएनए बन जाएगा। तो देखो बताओ सेल साइकिल के किस पार्ट में रिप्लिकेशन होता है? एस फेज में। याद रखेंगे, देखो यही चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो याद रहेगा यूकैरियोटिक सेल कब? यूकैरियोट सेल साइकिल कब चलेगा? G1, S और G2 फेज। ठीक है। और कहाँ पर रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस लेगा? यानी इसका साइकिल जो चलेगा, इस साइकिल चलते चलते क्या एस फेज जब आएगा तो क्या होगा बताओ? रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यानी डीएनए क्या कर लेगा? अमाउंट डबल कर लेगा। क्लियर हो गया? इतना बस याद रखो, फिर आगे पढ़ाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन सिंपल था, रिप्लिकेशन। देखो रिप्लिकेशन कहाँ पे होगा ये बताओ? यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को इंडिकेट नहीं किया। बताओ रिप्लिकेशन विच फेज टेक्स प्लेस? अगर नहीं कुछ बोल रहा तो क्या समझेंगे? यूकैरियोट के बारे में बोल रहा और सीधे आंसर क्या करेंगे? एस फेज। याद रहेगा ना? तो इसको लिख ले नोट करके। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये तो बात हो गया किसका? कौन सा फेज का? एच फेज, मतलब यूकैरियोट का हम लोग काम कर लिए ना। लेकिन देखो अब बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट का। प्रोकैरियोट में क्या आता है? इनडायरेक्टली बैक्टीरिया, यही ना आएगा? यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा। क्या प्रोकैरियोट में तुम्हारा है? प्रोकैरियोट में कोई फेज चलेगा? नहीं चलेगा। तो सेल साइकिल चलेगा ही नहीं प्रोफेज में, तो कहाँ पे होगा? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन प्रोकैरियोट रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन कहाँ? जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। क्या होता है फ्यूजन? इसको भी हम समझाते हैं। तो हम लोग का टॉपिक कौन हो गया? प्रोकैरियोट के बारे में। अच्छा चलो नीचे ही लिखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, डीएनए रिप्लिकेशन कब होगा? क्या डीएनए का रिप्लिकेशन कब? देखो समझो बात को, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि इस प्रोकैरियोट में डीएनए का रिप्लिकेशन कब होगा? एक हम देखो नो सेल साइकिल, देखो नो सेल साइकिल। अच्छा बताओ, अगर सेल साइकिल नहीं होगा तो सेल का क्या होगा? कोई फेज होगा?
नो फेज। यानी फेज के बारे में किसका बात करें, ना G1 होगा, ना S होगा, ना G2 होगा, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा। क्लियर? पहला पॉइंट डीएनए का रिप्लिकेशन कब होगा, दूसरा पॉइंट नो सेल साइकिल नो फेज, यानी इसको काट देंगे। क्लियर? अब देखो जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखना। तो यहां पे ना तो माइटोसिस होगा, तो नो माइटोसिस और नो मियोसिस। तो यहां पर केवल क्या होगा, ओनली ए माइटोसिस। क्या होगा, ओनली ए माइटोसिस। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए माइटोसिस। ए माइटोसिस का मतलब होता है बाइनरी फिजन। क्लियर? देखो एक चीज हम लिख दिए हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे। देखो तुम लोग, मेरा यूकैरियोट का बात हो गया, यूकैरियोट में किस केस में होगा बताओ, एस फेज। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा है, सेल साइकिल चल रहा है। सेल साइकिल चल रहा है तो माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। अब देखो लेकिन प्रोकैरियोट का बात करेंगे तो क्या होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन कब होगा। पहला क्वेश्चन, क्यों नो सेल साइकिल नो फेज। अगर सेल साइकिल नहीं चलेंगे तो क्या फेज आ पाएगा, नहीं आएगा। तो अगर वो फेज नहीं आया तो क्या माइटोसिस होगा, अगर माइटोसिस नहीं होगा तो क्या मियोसिस होगा, अब मियोसिस और माइटोसिस नहीं होगा तो क्या होगा, ए माइटोसिस। और ए माइटोसिस का मतलब क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अब सुनो क्वेश्चन, बाइनरी फिजन के समय क्या होगा बताओ, रिप्लिकेशन होगा। यानी पे यहाँ पे कब रिप्लिकेशन हो जाएगा, ए माइटोसिस। यानी तो देखो कब, बाइनरी फिजन के ठीक पहले क्या हो जाएगा, रिप्लिकेशन हो जाएगा। कैसे होगा, सपोज दैट मानो प्रोकैरियोट का ये सेल है, इसके पास क्या हुआ, ये हो गया। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो देखो इसके पास दो हो गया ना जी। अब डिवीजन करना है इसको, तो इसको बाइनरी फिजन बोल रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहा, बाइनरी फिजन के ठीक पहले रिप्लिकेशन, मतलब कि पहले बन जाएगा, यानी यहीं पे बन जाएगा और इसको इसमें डिवाइड कर देगा। समझ के बात को, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या बोले बताओ। देखो क्या होता है, देखो डीएनए रिप्लिकेशन कब हो रहा था, पुराना सेल था, डिवाइड किए, दो सेल आया, उसी पुराना सेल से क्या बना, नया डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में ऐसा हुआ नहीं हुआ। यानी प्रोकैरियोट के केस में क्या, बाइनरी फिजन के ठीक पहले रिप्लिकेशन, यानी जब टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था उसके पहले रिप्लिकेशन हो जाएगा, और रिप्लिकेशन होगा तो उसके बाद डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात को, यानी प्रायर। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा है कि इन प्रोकैरियोट रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन जस्ट प्रायर टू फिजन। जस्ट प्रायर टू फिजन मतलब फिजन के पहले, और फिजन के पहले होगा और दोनों में क्या हो जाएगा, रिप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़े कि प्रोकैरियोट में कैसे रिप्लिकेशन होता है और यूकैरियोट में कैसे रिप्लिकेशन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, इसको एकदम ध्यान से रखना सब चीज़। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, कोई दिक्कत। हाँ तो डिवाइड होगा ना, देखो जैसे एक सेल था ना यूकैरियोट में, तो डिवाइड होकर क्या बना था, दो बना था। इसके पास तो एक डीएनए, तो एक डीएनए इधर हो गया, और फिर इसी से ना दूसरा डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। तो इस पुराना वाला से क्या बना, नया डीएनए बना, आ गया। तो रिप्लिकेट कर लिया, तो इसमें भी तो होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा ना कि इधर नहीं बना रहा, ये पहले अपने ही पास बना ले रहा, फिर तब ट्रांसफर कर रहा। यही कॉन्सेप्ट पूछता है, जस्ट प्रायर द कहाँ, फिजन। मतलब फिजन के पहले, इसके टूटने के पहले ये रिप्लिकेशन कर लेगा, और टूटेगा तो दोनों में डिवाइड कर लेगा। लिख लिए, चलो मेरा क्वेश्चन लिखो। ई कोलाई में रिप्लिकेशन कब होगा,
हाँ पकड़ ली। देखो इकोलाई इनडायरेक्टली प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, यानी कि तुमको डायरेक्ट प्रोकैरियोट नहीं लिखेगा, वो लिखेगा इकोलाई में कब होगा रिप्लिकेशन, तो इकोलाई में रिप्लिकेशन होगा जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। समझ में आ गया? तो लिख लो कि इकोलाई में रिप्लिकेशन कब होगा, जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। व्हाई? क्योंकि इकोलाई इज ए बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या, प्रोकैरियोट। हाँ तुमको समझना है कि प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया का नाम देगा और तुमको कंफ्यूज कराएगा कि जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे डाल देगा, हम पूछे क्या इकोलाई में क्या बोल रहे बाबू, रिप्लिकेशन कब होगा, ये नहीं लिखे रिप्लिकेशन कब होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखो एस फेज, ऑप्शन नंबर 2 G2 फेज, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जस्ट प्रायर द फ्यूजन, चौथा हो जाएगा नॉन, आंसर हो जाएगा। याद नहीं करना है, बैक्टीरिया तुम्हारा कॉमन जो है वो सब आ जाएगा दिमाग पे अपने आ जाएगा। इकोलाई कॉमन बैक्टीरिया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या ले रहे हैं हमेशा इकोलाई ही तो ले रहे हैं, लेकिन वो कभी प्रोकैरियोट नहीं देगा, क्योंकि प्रोकैरियोट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया और बैक्टीरिया डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा फ्रेम कर दिया। समझ गए बात को, बस यही ट्विस्टिंग करता है क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? और देखो ऑप्शन में क्या कर देगा, यूकैरियोट का भी ऑप्शन डाले रहेगा और प्रोकैरियोट का भी, तुमको वहां पे पहचान लेना है। मिटाते इसको। अब देखो ये तो चल रहा था रिप्लिकेशन का, अब मेथड आएगा, ठीक है ना। तो मेथड क्या बात करेंगे बाबू, मेथड। चलो देखो रिप्लिकेशन का जब शुरू में बात हो रहा था तो रिप्लिकेशन में डिस्कस चलता है ना कि आखिर कौन सा मेथड होगा, तो स्टार्टिंग फेज क्या होगा, स्टार्टिंग में डिस्कस चल रहा था। क्या चल रहा था बाबू, डिस्कस कि कैसे होगा। तो पहला डिस्कस में क्या लिया गया, तो देखो पहले सेमी कंजर्वेटिव के बारे में बोला गया। क्या बोला गया, सेमी कंजर्वेटिव लिखना है इसको। दूसरे में लिखा गया तुम्हारा क्या, कंजर्वेटिव, क्या कंजर्वेटिव। तीसरे में लिखा गया डिस्पर्सिव। हो गया। देखो सबसे पहले ये मेथड आ गया, और मेथड में शुरू में जब डिस्कस कर रहे थे साइंटिस्ट लोग, तो सबसे पहले स्टडी में डिस्कस में बात किए कि कैसा हो सकता है, सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है रेप्लिकेशन, या फिर कंजर्वेटिव हो सकता है, या फिर तो इसको है ना प्रूव करने के लिए पहला मेथड को लेके ये लोग चला। पहला मेथड कौन लेके चला, ये दोनों को छोड़ दिया और इसको लेके चला। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव। तो चलो देखो हेडिंग में डालेंगे सेमी कंजर्वेटिव। देखो एक साइड हम पॉइंट लिखा रहे हैं तुम लोग को, और दूसरे साइड हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। देखो मेथड हो गया, सबसे पहला पॉइंट होगा कि मेथड क्या था बताओ, सेमी कंजर्वेटिव। क्या था बाबू, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब 3 पे डिस्कस किया और लेके किसको चला, सेमी कंजर्वेटिव को लेके चला। अब देखो आइडिया किसका था, ये सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया क्या होगा बाबू, आइडिया। तो हम लोग पढ़े थे डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर्स कौन दिया था, साइंटिस्ट का नाम बताओ, वाटसन एंड क्रिक। तो आइडिया किसका था बताओ, वाटसन एंड क्रिक का। देखो मेथड था सेमी कंजर्वेटिव, आइडिया था किसका, वाटसन एंड क्रिक का। पहले एक लाइन में तुम लोग लिख लो, फिर उधर उसका डिस्कस करेंगे सब चीज़।
देखो इसको प्रूव्ड कौन कर दिया बताओ, इसको प्रूव्ड किया मेसल्सन, एक साइंटिस्ट है। मेसल्सन लिख लो। एस्थॉल, मेसल्सन एस्थॉल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखो प्रूव्ड कौन किया, तो पहले ये बताओ कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड था, आइडिया कौन दिया, प्रूव्ड कौन कर दिया इसको। देखो और वर्क किस पे हुआ, इसमें वर्क बताओ कौन किस पे हो सकता है, बताओ। ई कोलाई, कॉमन सा बात है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया पे हुआ। किस पे हुआ बाबू, ई कोलाई बैक्टीरिया। इसी सब पॉइंट को हम क्लियर करेंगे आगे, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब देखो यूज आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, क्या हुआ, यूज आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। कौन सा आइसोटोप हुआ नाइट्रोजन का, तो N14 और N15। कौन सा, N14 और N15। यूज CaCl। CaCl का मतलब बाबू समझते हो, सीजियम क्लोराइड। क्या होगा, सीजियम क्लोराइड, लिख लेना। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये तो सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि मेथड पे प्रूव कर दिया, लेकिन प्रूव दैट क्रोमोजोमल लेवल पे कौन किया, तो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट है, पता है कौन, उनका नाम था टेलर साहब। क्या नाम था, टेलर। देखो ये सारा क्वेश्चन है, समझ रहे हो, इस सारा को क्या होता है, याद करना है, इसलिए एक जगह लिखा रहे तुम लोग को। ये वर्क किस पे किए, तो इनका वर्क किस पे था, वर्क ऑन भिसिया फाबा। क्या होगा, भिसिया फाबा एक क्या था, प्लांट था। यूज रेडियो एक्टिव थायमिडिन। आ गया, लिख लिए सब, लिख लो अच्छे से पहले इसको। थायमिडिन हो गया। देखो स्टेप्स ऑफ लिखेंगे हम लोग, स्टेप्स ऑफ सेमी कंजर्वेटिव। सुनो सबसे पहले बात कि इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा मेथड था, सेमी कंजर्वेटिव, और स्टेप्स ऑफ सेमी कंजर्वेटिव। सिंपल डीएनए समझ रहे हो तुम लोग, इसका दोनों स्ट्रैंड को क्या किए, अलग कर दिए। देखो ये सबसे पहला जो स्टेप होगा, देखो दोनों स्ट्रैंड अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग हो गया ना, तो इसको लिखेंगे स्टेप 1 अनवाइंडिंग। क्या लिखेंगे, स्टेप 1 अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब समझ गए, अलग अलग हो गया, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया। स्टेप 2, अब यहां से करेंगे स्टेप 2। अब देखो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ
न्यू चैन। अब देखो समझो बात को, ये क्या है, ये पहले से तो ऑल्ड ही ना रहेगा बाबू, ये भी ऑल्ड है और ये भी क्या है, ऑल्ड है, क्योंकि अभी तो हम कोई नया डीएनए बनाए नहीं। पहला स्टेप में क्या किए, केवल इसको अनवाइंड किए, तो अनवाइंड किए तो ई बी ऑल्ड और ई बी ऑल्ड दोनों को अलग किए तो क्या हो गया, ऑल्ड ऑल्ड। अब देखो देखो अब क्या बनेगा, सीधा समझो, अब न्यू का फॉर्मेशन हो रहा, अब हमको बताओ यहाँ पे ऑल्ड केवल आ रहा है कि न्यू भी आ रहा है, ये बताओ। न्यू भी आ रहा, देख रहे हो पहले ब्लैक है, अब कैसा हो गया, ब्लैक और रेड, तो रेड वालों को क्या मानेंगे, न्यू, क्या मानेंगे, न्यू, और इसको क्या मानेंगे, न्यू। ब्लैक वाला क्या होगा, ऑल्ड होगा। तो देखो तो 50% क्या हो गया बताओ, ऑल्ड, और 50% क्या हो गया, न्यू। देखो समझना बात को, पहले बनाओ। देखो सेमी कंजर्वेटिव हुआ बाबू, देखो सेमी कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है, ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, समझो ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, और ये क्या हुआ, डीएनए का स्ट्रैंड को पहला स्टेप में क्या किए, अनवाइंड, अलग अलग हो गया, अनवाइंड करने के बाद क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। सेकेंड स्टेप में तो पहला क्या हो गया, ऑल्ड, और दूसरा क्या बना, न्यू, और ये क्या है, ऑल्ड और ये न्यू। तो देखो ऑल्ड कितना होगा, 50% होगा ना, कितना परसेंट, 50, और न्यू कितना होगा, अब बताओ, ऑल्ड कितना 50% और न्यू कितना, तो कंजर्व कितना किया ये 50%, उसी कंजर्व जो 50% किया उसको क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। मतलब डीएनए का स्ट्रैंड जो है कितना परसेंट कंजर्व किया, 50%, और न्यू जो बनाया वो भी 50%, जो 50% कंजर्व किया डीएनए उसी को बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव। और इस सेमी कंजर्वेटिव को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो स्टेप में क्या कराते हैं, इसका स्टेप होता है, स्टेप ऑफ सेमी कंजर्वेटिव। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड अनवाइंडिंग एंड सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो देखो अब वहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, 50% क्या हो गया, यहाँ पे 50% क्या हो गया, ओल्ड कंजर्व हो गया ना जी, कंजर्व हो गया। बताओ इसी को क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। यानी तुम लोग बता सकते हो कि इस ओल्ड डीएनए से क्या बना, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टेप ऑफ सेमी कंजर्वेटिव कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, कौन स्टेप में, पहला और दूसरा कौन, न्यू, कितना परसेंट कंजर्व करते हैं, 50%। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलो ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखो मिटाते हैं, देखो अगर तुम्हारे पास बेस पेयरिंग का नॉलेज है तो तुम सेमी कंजर्वेटिव से नहीं बच सकते हो, तुम समझ जाओगे। बेस पेयरिंग क्या होता है ये बात हमको समझाओ, तुम लोग को बताए थे ना पहले, तो डीएनए का क्या था, ये ओल्ड स्ट्रैंड था, बताओ, और उसका जस्ट क्या कराए थे, बताओ, ये न्यू स्ट्रैंड, इधर क्या होगा एडेनिन, तो उधर क्या होगा, ये बताओ, टी होगा, इधर क्या होगा जी, इधर क्या होगा सी होगा। तो बताओ कि ये ओल्ड स्ट्रैंड और ये क्या न्यू स्ट्रैंड, तो इस ओल्ड से न्यू बना। तो देख रहे हो, यानी तुम्हारे पास बेस पेयरिंग का नॉलेज है तो तुम सेमी कंजर्वेटिव को क्या समझ सकते हो, या उसे मतलब क्या वाकिफ हो सकते हो। तो क्या हो गया बताओ, इस तरह का, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस पेयरिंग, लिखो। तो देखो ये हो गया ओल्ड, क्या हो गया बाबू, ओल्ड, और ये क्या हो गया न्यू, इसको क्या बोलते हैं, बेस पेयरिंग। क्या बोलेंगे, बेस पेयरिंग। देखो
ये क्या हो गया, मेथड कैसा था बताओ, सेमी कंजर्वेटिव, और इसका आइडिया किसका था बताओ, वाटसन क्रिक का। देखो बायोलॉजी में आइडिया से कुछ नहीं होता है, क्या मांगता है, प्रैक्टिकली प्रूफ मांगता है, लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक क्या कहे, प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए। जब ये प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए तो उसके बाद कौन साइंटिस्ट है बताओ, ये लाइन तक यहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोग का। अब तीसरा कौन पॉइंट आएगा बताओ, मेल्सन एंड स्थॉल, ठीक है। तो ये अब आए तो ये क्या किए, ये अब प्रूव करेंगे, लेकिन किस पे काम किए बताओ, ई कोलाई बैक्टीरिया पे काम करना स्टार्ट किए। यानी हम लोग सेकेंड अब किसे देख रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव का, ई कोलाई पे। कौन आ गए साइंटिस्ट, और कौन इसको प्रूव नहीं कर पाया। देखो देखो कितना सारा क्वेश्चन बन रहा। तो देखो ये क्या किए, यूज किए, क्या किए, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, कितना N14 और N15। तो देखो इसको N14 और N15 ये दोनों क्या है, नो रेडियो एक्टिव, क्या है बाबू, लिख लो इसको, नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लिख लो यहाँ पे, नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब देखो अब हम इसको प्रूव करेंगे। देखो N14 और N15 दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे बताओ। जब दोनों रेडियो एक्टिव ही नहीं तो सेपरेट कर पाएंगे, दोनों तो एक ही तरह का हो गया। तो देखो N14 और क्या है N15 नो रेडियो एक्टिव, तो नो सेपरेट, इसका सेपरेशन हो पाएगा, नो सेपरेट, नो सेपरेशन। अब तो इसका सेपरेशन नहीं कर पाएंगे, अब सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको बताओ, न्यू टेक्निक। क्या करेंगे, सेपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू टेक्निक, न्यू टेक्निक। अब बताओ, अब देखो यहाँ पर यूज आइसोटोप नाइट्रोजन, तो अब उस टेक्निक को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए कौन सा टेक्निक ला, यूज सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तुम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हो, क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें क्या होता था, कॉन्सेप्ट बताओ, हॉलो वाला ऊपर चला जाता था और भारी वाला नीचे बैठ जाता था। तो देखो यहाँ पर अलग हो गया, यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन की जगह अब क्या हो गया, ग्रेडियंट का बात कर रहे हैं, यानी डेंसिटी ग्रेडियंट का बात कर रहे हैं। और वो जो ट्यूब लेंगे, जो टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें डालेंगे क्या, सीजियम क्लोराइड डालेंगे, क्या डालेंगे, सीजियम क्लोराइड। तब फिर हम उसको क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। तो क्या होगा, न्यू टेक्निक। कौन सा टेक्निक होगा बताओ, देखो तो न्यू टेक्निक होगा इसका सीजियम क्लोराइड क्या, ग्रेडियंट क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। लिख लो, देखो कैसे प्रूव करते हैं इससे। देखो ये लिख दिया एक पॉइंट, ये क्या हुआ, सीजीएल क्लोराइड जो है वो डीएनए के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और इसको क्या करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट बना के इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतना पॉइंट लिखो तब आगे बढ़ते हैं। बड़े कोई दिक्कत है, चलो बढ़े आगे बाबू। अब देखो
सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बाबू, जो पढ़ा है तुम लोग को, पहले क्या पढ़ाया था बताओ? नहीं नहीं, सबसे उसका कॉन्सेप्ट लास्ट में था ना, क्या करते थे बताओ? ये टेस्ट ट्यूब लिए, बीकर ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या डाल दिए, N14, और यहाँ क्या डाल दिए, N15। वेट में नो डिफरेंस यानी बहुत कम मात्रा में डिफरेंस है दोनों का, माइन्यूट डिफरेंस। वेट में माइन्यूट डिफरेंस लिख देते हैं, माइन्यूट डिफरेंस, हल्का डिफरेंस है। अब देखो ये N2 और N15 को, N14 और N15 को हम कहाँ ले आएंगे बताओ? इसमें डालेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते थे हम, उसको जोड़ से क्या कराते थे, रोटेट कराते थे। तो जो भारी होगा नीचे आएगा, यानी कि N15 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। देखो N15 नीचे आ गया। सेपरेशन का बात चल रहा ना, यानी हम अभी तक तो सेपरेट नहीं कर पाए। N15 को जैसे रोटेट किए, ये भारी था, नीचे आ गया। अब बचा N14, और क्या बोल रहा है, वेट में माइन्यूट डिफरेंस, यानी हल्का सा डिफरेंस होगा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो पहला बार रोटेट किए थे जोड़ से, तो N15 नीचे आ गया। अब उससे और थोड़ा जोड़ से कर देंगे तो N14 भी तो यहीं आके लग जाएगा। तो क्या सेपरेशन हो पाया? तो फेल हो गया, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन फेल। समझ गए बात को ना, कॉन्सेप्ट सीखो। हो गया क्लियर? अब देखो ये तो तुम लोग समझ गए कि अब नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन से तो इसका काम नहीं चलने वाला है। अब इसी को नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन पे जब काम नहीं चला, तो ये जो थे कौन, मेल्सन और कौन, स्टॉल, ये तो इस पे किए थे। देखो जब इस पे करना चालू किए तो अब क्या लिए बताओ, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको सेपरेट करने के लिए अब इस CSCl का यूज किए। तो अब हम लोग जो देखेंगे किसका देखेंगे, CSCl का। ये हमारा रहा बीकर, क्या रहा बाबू, बीकर। देखो इस टेस्ट ट्यूब में क्या भर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। क्या भर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यही ना इसमें। अब देखो इसमें होता क्या है कि डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सुनो तो, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो हम ऊपर से इसमें क्या डालेंगे बताओ, ये N14 N15, इसी को तो हमको अंदर डालना है, इसमें डालेंगे। तो देखो कहीं पे लेस, कहीं पे मोर, कहीं पे लेस, कहीं पे मोर। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये अपना रखता होगा, फिक्स हो जाएगा, जो इसका फिक्सिंग पॉइंट होगा, जहाँ पे प्रॉपर तरीका से फिक्स होगा। और N14 का कहीं ना कहीं प्रॉपर फिक्सिंग होगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते क्या, ये इस जगह पे क्या फिक्स हो जा रहा बताओ, और इस जगह पे क्या फिक्स हो जा रहा है, N15। तो ये देखो N15 और ये क्या है, N14। लिखो इसको पहले,
देखो जैसे CH Cl का डेंसिटी को इंक्रीज कराएंगे तो सबका फिक्सिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी N15 यहाँ पर क्या होगा आके फिक्स हो जाएगा और N14 यहाँ पे क्या होगा आके फिक्स हो जाएगा। और जब फिक्स हो जाएगा तो इससे क्या होगा सेपरेशन हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या लेते हैं बताओ, इसका नाम है CH Cl, क्या इसका नाम बताओ CH Cl क्या डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब कि इसमें हम जो जाले जो ये CGM खोल रहा है वो एक फिक्सिंग पॉइंट बनाया और फिक्स करके क्या कर दिया N40 को अलग सेपरेट और N15 को अलग। तो देखो ये क्या हो गया, ये तो N14 का क्या हो गया रिस्पेक्टिव डेंसिटी हो गया, और ये क्या हो गया N14 का रिस्पेक्टिव डेंसिटी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आके अरेंज हो गया। तो इससे क्या हो गया सेपरेशन हो गया। लेकिन क्या ये चीज़ संभव था नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन से? नहीं था। तो इसलिए क्या किए थे मेल्सन एंड स्टॉल क्या किए थे इसी को यूज किए थे। तो देखो ये सारा क्वेश्चन है ये सब, लेकिन हम उसको प्रूफ करते चल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अब आता है मेरा क्या, तो यहाँ तक तो ये पूरा क्लियर हो गया ना, ये सारा क्लियर। अब प्रूव्ड एट क्रोमोजोमल लेवल, हमको बताओ कि क्रोमोजोमल लेवल पे हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो वो नहीं, सबसे पहले बात कि हम लोग जानेंगे कि क्रोमोजोम किस में डेवलप होगा। बताओ अभी हम किसका बात कर रहे थे, प्रोकैरियोट का बात कर रहे थे, बैक्टीरिया का बात कर रहे थे। हम तुम लोग को सिखाए थे कि प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया हो गया, और प्रोकैरियोट में क्या होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्रोमोजोम नहीं होगा। तो क्या उसको हम लोग कर सकते हैं क्रोमोजोमल लेवल पर डिफाइन, यानी कि क्रोमोजोमल लेवल पे डिफाइन करने के लिए हमको प्लांट का जरूरत पड़ा, और उस प्लांट को बोलते हैं भिसिया फावा प्लांट। भिसिया फावा प्लांट क्यों लिए, क्योंकि भिसिया फावा क्या है यूकैरियोट हो गया, और यूकैरियोट में क्या होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो क्रोमोजोम होगा, और हम इसको क्या कर सकते हैं क्रोमोजोम लेवल पे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी चीज को सेमी कंजर्वेटिव लेवल को प्रूव करने के लिए क्रोमोजोमल लेवल पे कौन साइंटिस्ट आए, तो ये टेलर साहब आए थे। कौन आए थे टेलर साहब आए थे, और क्रोमोजोमल लेवल पे क्या कर दिए इसको प्रूव कर दिए। कौन सा प्लांट लेके भिसिया फावा प्लांट लेके, और कौन सा चीज यूज किए थे बताओ, तो रेडियो एक्टिव थायमिडिन यूज किए थे। इसमें कुछ पॉइंट लिखा देते हैं, इतना याद रहेगा ना तुम लोग को। याद कर लेना अच्छे से, भिसिया फावा इज ए प्लांट। प्रूव्ड एट क्रोमोजोमल लेवल, कौन साइंटिस्ट थे बताओ, टेलर। टेलर कैसे किए प्रूफ बताओ, क्योंकि क्या है प्रोकैरियोट में तो होगा नहीं, प्रोकैरियोट में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो क्रोमोजोमल लेवल नहीं होगा। तो ये किस पे किए प्लांट पे किए, किस पे किए प्लांट पे। तो ये क्या किए रिप्लिकेशन प्रूफ किए। रिप्लिकेशन किसका प्रूफ किए, कहाँ क्रोमोजोमल लेवल पे, किस पे किए क्रोमोजोमल लेवल पे। वर्क किस पे कर रहे थे बाबू, वर्क नहीं भिसिया फावा, और फावा क्या है प्लांट, और प्लांट क्या है यूकैरियोट, क्या है यूकैरियोट। यूकैरियोट है तो क्या होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा क्रोमोजोम होगा, क्या होगा क्रोमोजोम होगा। तो उस पर क्या कर देंगे, ये क्लियर हो गया। लिख लोगे ना, लिख लो लिख।
हो गया? देखो तो मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट, ये पूरा इसको ध्यान में रखना सब। इसको हम क्या किए, बस इसको एक्सप्लेन किए उधर, ठीक है। बाकी यही है तुम्हारा क्या फ्लो चार्ट जो भी होता है, नोट्स होता है, सारा यही चीज़ है, इतना याद रखना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट इन विजिया फावा प्लांट। टेलर, आंसर लिख लेना टेलर। बहुत बार पूछ चुका है नीट। विच साइंटिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट इन N14 एंड N15। हाँ देखो ये भी क्वेश्चन है, लिखो ये सब। दूसरा क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट इन N14 एंड N15। विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट इन N14 एंड N15। कौन होगा? बेसेल्सन एंड एस्थॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट यूज रेडियो एक्टिव थायमिडीन। टेलर। देखो कितना क्वेश्चन बन गया ना। विच साइंटिस्ट यूज्ड रेडियो एक्टिव थायमिडीन, आंसर टेलर। देखो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेल्सन एंड एस्थॉल का क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। यानी बेसिक खत्म हो गया, अब उसका वो पढ़ेंगे। एनसीईआरटी निकालो सब। देखो दिखाते एक चीज़, आओ एनसीईआरटी डेली लाना, एनसीईआरटी भूलना मत। देखो यहाँ पर बाबू सबसे पहले RNA वर्ल्ड आ गया। पेज नंबर निकालो तुम लोग, 104 आ गया। तो देखो ये जो रिप्लिकेशन दिया हुआ है, देखो क्या लिखा है, वाइल प्रोपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या, DNA। कौन? वाटसन। क्लियर कर दिए थे ना हम। अब आगे देखो, एंड इमीडिएटली प्रपोज टू स्कीम फॉर रिप्लिकेशन ऑफ DNA। ठीक है, टू क्योर द ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज फॉलो, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग ऑफ द पोस्ट्यूल्ड immediately suggest a possible copying mechanism of genetic material Watson and Crick। इसको प्रूफ नहीं ना कर पाया वाटसन एंड क्रीक। तो the scheme of suggested that the two strand would separate and the template for the synthesis of new complementary strand। new complementary strand का मतलब क्या समझाते बाबू, ये वाला, ये क्या हो गया, न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया। इधर एडेनिन और इधर क्या, थाइमिन, इधर गुआनोसिन इधर साइटोसिन, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है कि नहीं है ना। तो क्या हो गया, ओल्ड से न्यू बना ना। ठीक है, अब आगे चलो। तो आगे बोल रहा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिप्लिकेशन ईच DNA मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसिस। पेरेंटल का मतलब क्या हो गया, ओल्ड वाला पेरेंटल हो गया और उसी से क्या बना, न्यू वाला, यानी 50% कंजर्व रह गया और 50% न्यू बना। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है द स्कीम ऑफ टर्म इज सेमी कंजर्वेटिव DNA रिप्लिकेशन। कहाँ कुछ लिखा है इसमें, नहीं ना पता चला, लेकिन कॉपी में तुम लोग अच्छे से पढ़ना, बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिए। अब देखो आगे देखो, द एक्सपेरिमेंट प्रूव इट इज नाउ प्रूवन दैट DNA रिप्लिकेट कैसे करता, सेमी कंजर्वेटिव। तो मेथड क्या हो गया था इसका, सेमी कंजर्वेटिव। आगे देखो, इट वाज शॉन फर्स्ट इन कहाँ पे, एसार्डिनिया कोलाई। देखो ई कोलाई का फुल फॉर्म आ गया ना। देखो और एंड सब किस हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट। हाँ, प्लांट के नीचे एरो डालो, वहाँ प्लांट के नीचे एरो डालो और वहाँ लिखो विसिया फावा, जल्दी से। देखो प्लांट का नाम कहीं नहीं लिखा, लेकिन प्लांट का नाम देखो क्या है, विसिया फावा। एंड ह्यूमन सेल किस पे किया,
ह्यूमन सेल कौन किए थे? मैथ्यू मेसेल्सन और कौन थे? आगे का एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ो ना, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, उसको सीखो। हाँ, ह्यूमन सेल का बात कर रहा है वहाँ पे। तो देखो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन, अब ह्यूमन सेल आ गया तो कौन आ गया? मेसेल्सन। आई परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑन, कहाँ पे? देखो ये क्या बोल रहे थे? दे ग्रू ई कोलाई मीडियम कंटेनिंग क्या? 4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है ना। इज द न्यू हैवी आइसोटोप ऑफ क्या? नाइट्रोजन, बट नॉट रेडियो एक्टिव। ओके, आगे चलो। एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स ऑफ मेनी जनरेशन द रिजल्ट 159 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसिस डीएनए। इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या होता है बताओ? इन करना है उसमें, ठीक है ना, न्यूली डीएनए। आगे चलते हैं, देखो और क्या लिखा हुआ है। एज वेल एज द अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अदर नाइट्रोजन कंपाउंड कौन होगा बताओ? दिस हैवी डीएनए एज मॉलिक्यूल कुड डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मल डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन इस किससे किए थे बताओ? सीजियम क्लोराइड से, क्योंकि नॉर्मल से कर पाते हम लोग नहीं कर पाते। CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट, प्लीज नोट दैट 15N is not a radioactive isotope and it can be separated from the 14N only based on the density। यानी किस पे बेस्ड हो जाएगा? डेंसिटी पे। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इसी पे बेस्ड है क्या? डेंसिटी ग्रेडियंट। जहाँ पे उसका फिक्सिंग पॉइंट होगा वहाँ पे आके क्या होगा? वो फिक्स हो जाएगा प्रीफर्ड पॉइंट पे। क्लियर हो गया? अब आगे चलेंगे। They transfer the cell into the medium is normal क्या? 14NH4Cl and took sample the various densities definite time intervals as the cell multiplied and extracted DNA that remained in double strand helicals। The various, एक मिनट रुक जाओ, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पूरा हुआ, ठीक है ना। और थोड़ा सा बच गया है मेसेल्सन एंड एस्थॉल का पूरा, तो कंप्लीट हो गया। इतना समझ गया ना? ये पूरा पॉइंट क्लियर ना? ठीक है।